आज आपको क्या लग रहा है ये नफरत का बीज क्यों बोया जा रहा है? मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली तौर पर। जब एक छोटा सा बच्चा खेलता है और खेलते खेलते जब जमीन पे गिर जाता है तो उसकी मां जमीन पे हाथ मारते हुए बोलती है कि बेटा चुप हो जा, चींटी मर गई, चींटी मर गई, ऐसे करके उसको चुप कराती है। वो इसलिए उसका माइंड डाइवर्ट करती है। यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कर रही है। आज जब देश में नौजवान रोजगार मांगता है तो प्रधानमंत्री कान पे चाटा मार के बोलते हैं उधर देख पाकिस्तान हमला कर रहा है। जब इस देश का नौजवान कहता है कि हमें रोजगार चाहिए तो प्रधानमंत्री कहते हैं देख उधर देख चाइना हम पे हमला कर रहा है। और उसके बाद जब इस देश के नौजवान कहते हैं कि हमें भी पढ़ना है लिखना है तो प्रधानमंत्री मोदी एक जोरदार चांटा मार के कहते हैं कि तुझे दिख नहीं रहा कि इस देश का हिंदू खतरे में है। तो इन सब तमाम बातों से देश के नौजवानों का ध्यान भटकाया जा रहा है। ये नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी कोई भी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। जानते हैं क्यों? बिहार में पुल गिर रहे हैं, बिहार में पुल गिर रहे हैं, देश में पेपर लीक हो रहे हैं, ट्रेन मंत्री से रेल मंत्री से ट्रेन नहीं समझ रही, रेल टकरा रही है। ये प्रधानमंत्री मंत्री बनने के लायक है? इनको बस में कंडक्टर का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जो ये बात कही थी कि भैया ये जो आके महिलाएं बैठती हैं 100-100 रुपए में बैठती हैं, क्या अगर उसमें आपकी मां बैठती तो अब आपको नजर नहीं आता कि अब वो महिलाओं का अपमान हो रहा है? उस वक्त पे आपके मुंह पर ताला लग जाता है। ये लोग जो कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान, जब 100-100 रुपए इस देश की बहन बेटियों की, किसान बहन बेटियों की कीमत लगाई गई, आपको शर्म नहीं आई है? एक चाटा क्या पड़ गया, आपका तो खून खौल उठा, उसका छज्जा क्या टूटता है, आपके सबके कलेजे में दर्द हो जाता है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंगना रनावत सांसद हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा देश चलता है तो जवान से, मेरा देश चलता है तो किसान से, लोगों का पेट भरता है तो किसान से, और अगर सुरक्षा होती है तो जवान से। ना तो इस देश को मोदी संभालना, ना अमित शाह संभालना। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से देश के अंदर लोकसभा चुनाव हुए और उसके नतीजे भी आ गए, लेकिन उसके बाद चुनी हुई सांसद को एक बार जो है थप्पड़ पड़ जाता। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो 3.0 की सरकार की बात कर रहे हैं, उनकी गाड़ी पर जो है चप्पल फेंक दिया जाता। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मोहित शर्मा। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जनता लगातार सोशल मीडिया पर लिख रही है कि थप्पड़ और चप्पल जारी है, अभी तो लात और घूसों की भी बारी है। ऐसा जनता लिख रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। कुर्सियां जिस तरीके से फेंकी जा रही हैं, उठा उठा के पटकी जा रही हैं और आपस में ही लड़ रही हैं। देश की स्थिति इस कदर खराब है कि देश में कभी भी गृह युद्ध हो सकता है। लेकिन देश के गृह युद्ध से पहले भारतीय जनता पार्टी का आपसी गृह युद्ध होते हुए आप और हम सभी लोग देखेंगे। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो। क्या इस चीज से? मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं, ये जनता ने अपना गुस्सा निकाला है। आज एक बात मुझे बताइए, जिस मां ने ये सोचा था जब साल 2014 में, आज आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा और समय के साथ बताऊंगा, साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की इस देश में एंट्री हुई तो लोगों के मन में मोदी को लेके एक पॉजिटिव सोच थी। लोगों ने सोचा कि एक गरीब आदमी जब कुर्सी पे बैठेगा, एक गरीब मां का बेटा जब कुर्सी पर बैठेगा तो देश में कुछ बदलाव आएगा। जिस तरीके से आपने नायक फिल्म में अनिल कपूर को देखा था ना, लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसी नायक फिल्म इस देश में देखने को मिलेगी। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। जिस तरीके से मोदी जी के वादे थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करा दूंगा, 15-20 लाख तो खाते में यूं ही डाल दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, तो लोगों को लगा कि अब वाकई में देश में बदलाव होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 14 से 15 हुआ और 15 से 16 हुआ, पहली मार पड़ी नोटबंदी की, फिर जीएसटी की, और जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, और जब जब देश के अंदर बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हुआ, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर थे। आपने देखा मणिपुर की घटना हो, मणिपुर की घटना के टाइम पर भी प्रधानमंत्री देश में नहीं थे। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने, कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो तमाम प्रज्वल रमन्ना जैसे लोग जो आज एनडीए के समर्थन में हैं, उन तमाम लोगों ने बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुप रहे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व एमपी थी, उन्होंने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया, तब भी प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे। तो देश के लोगों ने इस घटना को होते हुए देखा। दूसरी बात यह कि जैसे जैसे मोदी सरकार में आते रहे और तानाशाही को लागू करते रहे, तो ऐसे ऐसे ही तलवे चाटने वालों की, जूता चाटने वालों की देश में कोई कमी नहीं है। जिस वक्त अंग्रेजों से इस देश के लोग लोहा ले रहे थे, शहीद आजम भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, या तमाम लोग हों जो अब जब अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, उस वक्त पर हमारे बीच में ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनके जूते और चप्पल चाटते थे, जिस कारण इस देश की आज़ादी होने में थोड़ा समय लगा। ठीक उसी तरीके से जब मोदी सरकार सत्ता में आई, उस वक्त मोदी जी के तलवे और जूते चाटने वाले बहुत सारे लोग थे, जिनको टिकटें दी गई और चुनाव लड़ाया गया, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का इनडायरेक्टली तौर पर अपमान किया, राजगुरु का अपमान किया, महारानी लक्ष्मीबाई का अपमान किया, महाराणा प्रताप का अपमान किया, और उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जिन्होंने इस देश के खातिर अपना बलिदान दिया, चाहे वो अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो। वो कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। एक बीजेपी की सांसद हैं, दुर्भाग्य से
दुर्भाग्य से बीजेपी की सांसद है जिनका नाम है कंगना रनावत, जिन कंगना रनावत कहती हैं कि देश को आजादी साल 2014 में मिली, जिससे खुश होकर नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको लोकसभा की टिकट दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसे लोग लोकसभा में पहुंचेंगे तो जो देश के अंदर किसान की समस्या को समझने वाले लोग हैं, जो नौजवान की समस्या को समझने वाले लोग हैं, वो कहां जाएंगे? जरा मुझे आप ये बताइए। अब क्या पार्लियामेंट के अंदर बोलना नहीं चाहिए मुझे? क्या पार्लियामेंट के अंदर अब इस तरीके की गरिमा रहेगी कि नाचने गाने वाले लोग अब पार्लियामेंट पहुंचेंगे? बताइए ना आप मुझे। तो उनका वो खुद का काम है, वो काम को आप पर्सनली चीजों को क्यों ला रहे हैं उसमें? मतलब एक बात आप मुझे बताइए, काम क्या है इनका, ये मुझे बताइए ना। काम ये है कि आप सरकार की गुलामी करें, प्रधानमंत्री की गुलामी करें और ये कहें कि 2014 में आज़ादी मिली और आज़ादी कुछ ऐसी मिली, और आज़ादी तो वाकई में मिली, मिला ना कान पे झन्नाटेदार चांटा। तो खुश हैं? क्यों? आप खुश हैं इससे? मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। महिला का अपमान? अरे महिला का अपमान, मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने जो ये बात कही थी कि भैया ये जो आके महिलाएं बैठती हैं 100-100 रुपए में बैठती हैं, क्या अगर उसमें आपकी माँ बैठती तो अब आपको नजर नहीं आता कि अब वो महिलाओं का अपमान हो रहा है? उस वक्त पे आपके मुंह पर ताला लग जाता है। ये लोग जो कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान, जब 100-100 रुपए इस देश की बहन बेटियों की, किसान बहन बेटियों की कीमत लगाई गई, आपको शर्म नहीं आई है? एक चाटा क्या पड़ गया, आपका तो खून खौल उठा, उसका छज्जा क्या टूटता है, आपके सबके कलेजे में दर्द हो जाता है। आप मुझे ये बताइए ना, होंगी कंगना रनावत सांसद, और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंगना रनावत सांसद हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा देश चलता है तो जवान से, मेरा देश चलता है तो किसान से, लोगों का पेट भरता है तो किसान से, और अगर सुरक्षा होती है तो जवान से। ना तो इस देश को मोदी संभालना, ना अमित शाह संभालना। देश के प्रधानमंत्री को रनावत चप्पल का हमला हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी पर चप्पल फेंके जा रही हैं। एक कहावत है कि बंदे जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से लाएगा? तो जैसा कर्म किया है वैसा ही बबूल फल का पेड़ भोगेंगे। बोया मतलब बबूल का पेड़ पूरे देश में बो रखा है, बबूल का पेड़ पूरे देश में, बबूल का नहीं, नफरत का पेड़ पूरे देश में बो रखा है। क्या प्रधानमंत्री गूंगे हैं या बहरे हैं, या जैसे चुनाव खत्म हो जाता है इनकी आवाज चली जाती है? आप मुझे बताइए ना। या प्रधानमंत्री को भी किसी ने बचपन में कोयला खिला दिया था? आप मुझे बताइए। गूंगे बहरे कैसे? शपथ लिए ना उन्होंने? अरे तो अगर प्रधानमंत्री गूंगे बहरे नहीं है तो जब जेडीयू का एक नेता ये बोलता है कि मैं मुसलमानों का, यादवों का काम नहीं करूंगा, उस वक्त पे प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते? जेडीयू तो आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ में है ना, और गिरिराज सिंह उनका समर्थन करता है। गिरिराज सिंह किसकी पार्टी का है? आप मुझे बताइए ना। तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जवाब देते? दूसरी बात ये कि जिस वक्त पे बनारस से मोदी जी पीछे हुए ना, मोदी जी का हारना तो तय बनारस से ही था, ये बात मैं आपको बता दूं। और आप तो कह रहे थे कि आपको पंजाब में खतरा है। देश की जनता ने दिखा दिया कि जहां पूरे विश्व में अंधभक्त चिल्ला रहे हैं कि पापा का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, पापा का धंका नहीं, पापा का जूता चल रहा है, जनता का जूता चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मतलब शुक्रिया अदा कर दो सीएम, पंजाब के सीएम का, कि मैं वहां से बच के आ गया। अब किसका शुक्रिया अदा? अब तो ये अपना खुद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, अब देश में वो नौबत आ गई है कि अब धीरे धीरे करके भाजपा का एक एक नेता देश से गायब होने लगेगा। ये बात मैं आपको दावे से कह रहा हूं। फिर सरकार कौन चलाएगा जो अभी सरकार? अरे सरकार चलाने के लिए चाहिए देश को पैसा। अच्छा। आज मैं खुल के बोलता हूं, देश के पास पैसा ही नहीं है। अगर इस देश की कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, आज इस देश को नहीं चला पाएगा। आज आपको क्या लग रहा है ये नफरत का बीज क्यों बोया जा रहा है? मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली तौर पर। जब एक छोटा सा बच्चा खेलता है और खेलते खेलते जब जमीन पे गिर जाता है तो उसकी मां जमीन पे हाथ मारते हुए बोलती है कि बेटा चुप हो जा, चींटी मर गई, चींटी मर गई, ऐसे करके उसको चुप कराती है। वो इसलिए उसका माइंड डाइवर्ट करती है। यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कर रही है। आज जब देश में नौजवान रोजगार मांगता है तो प्रधानमंत्री कान पे चाटा मार के बोलते हैं उधर देख पाकिस्तान हमला कर रहा है। जब इस देश का नौजवान कहता है कि हमें रोजगार चाहिए तो प्रधानमंत्री कहते हैं देख उधर देख चाइना हम पे हमला कर रहा है। और उसके बाद जब इस देश के नौजवान कहते हैं कि हमें भी पढ़ना है लिखना है तो प्रधानमंत्री मोदी एक जोरदार चांटा मार के कहते हैं कि तुझे दिख नहीं रहा कि इस देश का हिंदू खतरे में है। तो इन सब तमाम बातों से देश के नौजवानों का ध्यान भटकाया जा रहा है। आज एक बात मुझे बताइए, एक और तो प्रधानमंत्री का लंबा चौड़ा नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या देश की बेटियां सुरक्षित हैं? अभी दिल्ली के अंदर चल रहा प्रदर्शन नीट की परीक्षा का, ठीक है, जो लीक हो गई है उसका प्रदर्शन देश की बेटियां कर रही हैं। और नीट की परीक्षा एक छोटा सा उदाहरण है। कई पेपर लीक हुए, दर्जनों भर पेपर लीक हुए नरेंद्र मोदी सरकार में, लेकिन मजाल है कि सरकार के कान पे जूं भी रेंग जाए, क्योंकि सरकार को क्या फर्क पड़ता है। सरकार के बच्चों को जब नेता बनना होगा, आईएएस बनना होगा, आईपीएस बनना होगा तो डायरेक्ट लिटरल एंट्री होती है। अमित शाह के बेटे जयशाह ने कितना क्रिकेट खेला, मैं देश से पूछना चाहता हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी ने क्या करी, क्या तैयारी करी,
लिटरल एंट्री हुई ना जी। कॉर्निजल प्रणाली के तहत नेताओं के बच्चों को जज भी बनाने का राइट है। अगर चाहें कल को अगर इनके बच्चे जुडिशरी कर लें तो जज बनाने का भी राइट कॉर्निजल प्रणाली के तहत है। तो आज सारा कुछ इनके बच्चों के हाथ में है। इस देश की जनता यानी आपके बच्चे और इन अंधभक्तों के बच्चे ये कुछ नहीं करेंगे, ये जीवन भर इनकी गुलामी करते रहेंगे। परीक्षा पे चर्चा करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 40 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा किया। मैं पूछना चाहता हूं कि वो 40 करोड़ रुपए का खर्चा आज व्यर्थ हो गया? और परीक्षा पे चर्चा कौन कर रहा है? जिसने खुद कभी परीक्षा दी हो तभी तो वो परीक्षा पे चर्चा करेगा। अच्छा, एक मोहित शर्मा का आखिरी सवाल होगा कि 29 तारीख को जो है वो लोकसभा में स्पीकर का जो है वो चयन भी होना है, और लोकसभा स्पीकर को जो है लगातार देखते हुए पेच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर की मांग की थी। तो क्या लग रहा है कि क्योंकि कल योगा डे मनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद योग किया, वहाँ पर न चंद्रबाबू नायडू पहुंचे ना नीतीश कुमार पहुंचे, तो क्या लग रहा है कि सरकार जो है वो लंबे समय तक चल पाएगी या फिर? मेरे को सजा होती है तो हो, मुकदमा होता है तो हो, लेकिन मैं इस देश में शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाला और मैं खुल के बोलता हूं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोग सत्ता के भूखे हैं और ये भूखे नंगे लोग इस देश की बर्बादी का कारण हैं। सत्ता की कुर्सी का इतना बड़ा मोह और लालच इनको लगा हुआ है कि देश की बर्बादी और नौजवानों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ये लोग बन रहे हैं। स्पीकर की कुर्सी किसी के भी पास आए या जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है ना, नीतीश बाबू आपकी उम्र 50 से ज्यादा हो रही है, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत और मानवता अगर जीवित है तो इन जैसे लोग जिनकी सरकार में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, जिनकी सरकार में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत और मानवता जिंदा है तो इनका साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि आप यहां तो भले ही सरकार बना लेंगे लेकिन ऊपर वाले की अदालत में आप क्या जवाब देंगे? जरा बताइए। अपने जमीर से कैसे आप कभी अपने बच्चों से नजर कैसे मिला पाएंगे? जरा बताइए ना। जब इस देश की आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी तो सवाल का जवाब कैसे दे पाएंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, ऐसी सरकार को छोड़ दीजिए और गलत रास्ता छोड़कर वापस सही जगह आ जाइए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री नहीं, एक बस में कंडक्टर बनने के लायक नहीं है। जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेगा, मैं कहता हूं कैसे बनेगा? ये नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, कोई भी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। जानते हैं क्यों? बिहार में पुल गिर रहे हैं, बिहार में पुल गिर रहे हैं, देश में पेपर लीक हो रहे हैं, ट्रेन मंत्री से रेल मंत्री से ट्रेन नहीं समझ रही, रेल टकरा रही है। ये प्रधानमंत्री मंत्री बनने के लायक है? इनको बस में कंडक्टर का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये छोटा सा लोकल पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये बिहार की जनता को जातिवाद में फंसाकर, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, कुर्मी, पासी, इनमें फंसाकर ये नीतीश कुमार जैसे लोग मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, वरना ये लोग देश के नेता बनने के लायक नहीं, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित शर्मा ने तमाम सवालों के जवाब दिया। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय जरूर दे। देखते रहिए PRB।